नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 31 जुलाई 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। तो आज हम लोग पहला टॉपिक लेंगे, पीएमएलए की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे पीएमएलए कहते हैं, के कई प्रावधानों को बरकरार रखा है, जो कई तरह के मुद्दों से निपटते हैं, जिसमें मुख्य अपराध से लेकर प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी कहा जाता है, की शक्तियां और प्रक्रिया शामिल हैं। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और यह प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या, यह मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इसके साथ साथ इस एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और यह मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। तो उदाहरण के साथ हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है नए ई कचरे के नियम। तो नए ई कचरे के नियम में क्या प्रावधान जोड़ा गया है जिससे कि उद्योग जगत इससे चिंतित है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। नया एंटी ट्रैफिकिंग बिल। दोस्तों, यह बिल 2018 में ही लाया गया था, लेकिन 2019 में सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया, जो कि लोकसभा में पारित था, राज्यसभा में पारित नहीं था, वह निरस्त हो गया था। फिर इस बार के मानसून सत्र में नया एंटी ट्रैफिकिंग बिल लाया गया है। तो दोस्तों, इस बिल की क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या प्रावधान है, इनकी चर्चा करेंगे, इससे क्या लाभ होगा। और चौथा टॉपिक होगा विचाराधीन कैदियों की रिहाई। दोस्तों, इस बार के 15 अगस्त को विचाराधीन कैदियों की रिहाई की जाएगी, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है, विचाराधीन कैदियों की तत्काल रिहाई हो। तो यह विचाराधीन कैदी कौन है, इसके साथ साथ इसमें हम लोग नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और पांचवा टॉपिक है मेढक और सांप की आक्रामक प्रजातियों से दुनिया की अर्थव्यवस्था में सेंध। तो दोस्तों, यह मेढक और सांप की कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इन प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, ये कहां पाई जाती हैं और यह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सेंध लगा रही हैं। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 उत्तरों की संरचना की बात करेंगे। आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। व्हाट हैज सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन पीएमएलए's वैलिडिटी। दोस्तों, इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड और थर्ड पेपर दोनों, यानी वैधानिक निकाय और सरकारी नीतियां तथा हस्तक्षेप के अंतर्गत डाल सकते हैं, यानी थर्ड पेपर और सेकंड पेपर दोनों में। दोस्तों, पीएमएलए की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, क्या सभी चुनौतियों को खारिज कर दिया गया था। तो महत्वपूर्ण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 के प्रावधानों को बरकरार रखा है, ये 2005 में लागू हुआ था। तो दोस्तों, ईडी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है, कि गिरफ्तारी, कुर्की और तलाशी तथा जब्ती की शक्ति से यह संबंधित है। तो कोर्ट ने धारा 5, 8 का चौथा भाग, 15, 17 और 19 के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो कि ईडी की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों ने इधर बीच खबरों में देखा होगा कि ईडी कितना सक्रिय है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय, कहां तक यह कड़े प्रावधान कहां तक प्रासंगिक है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, तो उन्होंने यही कहा कि ईडी की गिरफ्तारी करने, सीज करने, संपत्ति अटैच करने, रेड डालना, बयान लेने के अधिकार को उन्होंने बरकरार रखा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईसीआईआर रिपोर्ट आरोपी को देना जरूरी नहीं है, गिरफ्तारी के दौरान केवल कारण बता देना ही काफी है। तो ऐसे में ईडी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यहां पर यही बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोटे तौर पर किस पर आधारित है। तो 1980 के दशक के मध्य से मादक पदार्थों की तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियों की
आय पर धोखाधड़ी या आतंकवाद के वित्त पोषण में इस्तेमाल होने पर वैश्विक चिंता रही है। तो 1988 में वियना कन्वेंशन में अपनाई गई मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पहली संधि थी, जिसने राष्ट्रों को मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए घरेलू कानूनों को अपनाने का आह्वान किया था। और इन कानूनों के हिस्से के रूप में देशों को इसके अवैध मूल्य को छुपाने के लिए नशीले पदार्थों से निपटने के माध्यम से प्राप्त संपत्ति के रूपांतरण या हस्तांतरण को प्रतिबिंबित करने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग पर बढ़ती चिंता के जवाब में 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी और टास्क फोर्स ने इस विषय पर कानूनों को मजबूत करने के लिए समय समय पर सिफारिशें की। 2000 के अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने भी संगठित अपराध से निपटने के लिए विधायी और अन्य उपायों की वकालत की और विशेष रूप से अपराध की आय के शोधन के अपराधीकरण के लिए कहा। तो दोस्तों, PMLA 2002 में अधिनियमित किया गया था, जो कि हमारे भारत में, लेकिन इसे 2005 में लागू किया गया। इसके प्रावधानों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का पालन करने के लिए भारत के दायित्वों को प्रभावित किया। केंद्र सरकार ने इस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए किया कि धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए देश के दायित्वों को पूरा करने के लिए PMLA प्रावधान और साथ ही बाद के संशोधन वैध और आवश्यक थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार की दलील से सहमति जताई और 2002 के अधिनियम में हर प्रावधान को अपना उचित महत्व दिया जाना चाहिए, जबकि दुनिया भर में मान्यता प्राप्त धन शोधन के संकट से निपटने के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान करने के लिए विधायी मंशा को ध्यान में रखते हुए इससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित करने में एक प्रमुख मुद्दा क्या था? तो इस कानून के तहत अपराध मुख्य रूप से एक अपराध के माध्यम से किए गए धन का शोधन है। यानी यह जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को आसान भाषा में हम यही कह सकते हैं कि अवैध तरीके से कमाए गए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने की तरकीब को कहा जा सकता है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग अवैध कमाई को छुपाने का एक जरिया है, जिसमें लॉन्ड्रर पैसों की हेराफेरी करता है। पैसों की इसी हेराफेरी को रोकने के लिए PMLA कानून बनाया गया। तो दोस्तों, यह एक्ट क्या है? तो यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया एक कानून है। जैसे कि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, गांधी परिवार में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED पूछताछ कर रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार के विपक्ष में कई, जैसे संजय राउत हैं, और भी कई नेता भारत में, जैसे पार्थ चटर्जी हैं पश्चिम बंगाल के, तो भारत के कई राज्यों से इस तरह से ED उस पर छापा मार रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है। तो यह कानून सरकार एवं सार्वजनिक प्राधिकरण को अवैध रूप से कमाए गए पैसों और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। दोस्तों, अवैध हथियारों की आपूर्ति, नशीले पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति में शामिल लोग जो इन कामों के जरिए पैसे कमाते हैं, उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। दोस्तों, 2012 में किए गए संशोधन के तहत वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर भी यह कानून लागू होता है। तो दोस्तों, यह मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो अवैध धन होता है या काला धन होता है, उसको वित्तीय प्रणाली में पेश किया जाता है, जिसे प्लेसमेंट का टर्म दिया गया है। इसके बाद इन पैसों की लेयरिंग की जाती है, जिसमें काले धन को क्या किया जाता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करने के लिए पैसे को अलग तरह से लेन देन किया जाता है। और तीसरे और अंतिम चरण में धन वित्तीय प्रणाली में इस तरह प्रवेश किया जाता है कि अपराध का पता न चले, यानी अपराधी इसे प्राप्त करने वाला शख्स धन का इस्तेमाल स्वच्छ धन के रूप में
कर सके। दोस्तों जैसे देखिए ललित मोदी जैसे लोग आज देश के बाहर रह रहे हैं, यह सब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही यह बाहर भाग रहे हैं। तो दोस्तों यही पीएमएलए कानून जो बनाता है ईडी को ताकतवर, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को आम भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि 2 नंबर के पैसे का हेर फेर कर ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ यह कानून है। तो दोस्तों इसे 2005 में जैसा कि मैंने बताया ही पीएमएलए के तहत ईडी को आरोपी को अरेस्ट करने, उसकी संपत्तियों को जब्त करने, उसके द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने की सख्त शर्तें और जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड बयान को कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य होने जैसे नियम इसे ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों ईडी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं, कर सकती है वह पूरी संपत्ति को जब्त। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें हैं। पहला, आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होंगी। दूसरा, इसके बाद कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, तभी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है। तो इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कड़ी प्रतिक्रिया है। और प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी इसे ईडी कहते हैं, ये क्या है? तो यह जो है कह सकते हैं कि आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए बना संगठन है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और 1957 में इसका नाम ईडी कर दिया गया। ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर कार्य करता है। दोस्तों 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कानून बनने के बाद से ईडी आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देखने लगी है। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 9 पर। इसको भी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के अंतर्गत यानी पर्यावरण संरक्षण थर्ड पेपर, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप सेकंड पेपर के अंतर्गत डाल सकते हैं। यानी न्यू ई वेस्ट रूल्स थ्रेटन जॉब कलेक्शन नेटवर्क। दोस्तों ई कचरे के नियमों से नौकरियां संग्रह नेटवर्क को खतरा, यानी उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों को शामिल करने वाली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत कुछ अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ अब रिसाइकिल की जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी भारत में ई कचरे को विनियमित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रस्तावित एक ढांचे ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक कचरा संग्रह प्रणाली की एक प्रमुख कड़ी को अव्यवस्थित कर दिया है और हजारों लोगों की आजीविका को इससे खतरा हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोगों ने देखा होगा कि हम जैसे मोबाइल फोन यूज करते हैं या और भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं यूज करते हैं, बाद में खराब हो जाती है, तो वही ई वेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसके पुराने हिस्सों को जो कह सकते हैं बड़े पैमाने पर भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र पर यह नियंत्रित किया जाता है। तो खर्च किए गए सामान को नष्ट कर दिया जाता है, व्यवहार्य काम को करने वाले हिस्सों को नवीनीकृत किया जाता है, यानी उन्हें फिर रिसाइकिल कर सकते हैं, बाकी के साथ रासायनिक विघटन इकाइयों में अपना रास्ता बना लिया जाता है। इनमें से कई इकाइयां अनियंत्रित स्वेट शॉप से बाहर चल रही हैं, जो बाल श्रम और खतरनाक निष्कर्षण तकनीकों को नियोजित करती हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक जो कतरे या टुकड़े हैं मिट्टी को भी दूषित करते हैं और प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाता है। तो दोस्तों इन सब को संबोधित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ई कचरा नियम 2016 लाया। दोस्तों याद रखेंगे कि 2011 नियम आया था, फिर इसमें संशोधन कर 2016, फिर 2018 में भी इसमें संशोधन किया गया। तो दोस्तों इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माताओं को हर साल बेचे जाने वाले सामानों के अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायी, जिसे ईपीआर कहा जाता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक प्रणाली की शुरुआत की। तो इस नए कचरा मसौदा नियम में क्या है? तो इस नए नियम के तहत पुनर्चक्रणकर्ता अपनी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने की संभावना रखते हैं। अब कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी कि उनके उत्पाद का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। दोस्तों निवेश के 5 साल और कचरे को इकट्ठा करने
और चैनल कचरे को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रणाली को खतरे में डाल दिया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में 25 से 30 हजार लोग कार्यरत हैं। दोस्तों, नए नियम के तहत ई कचरा की श्रेणियों की संख्या अब 21 से बढ़ाकर के 95 कर दी गई है। दूसरी ओर पीआरओ और डिसमेंटलर को हटा दिया गया है। कोई नहीं जानता कि इस तरह के कदम के लिए ट्रिगर क्या है। तो इस तरह से यह समस्याएं, कह सकते हैं, नए नियम से काफी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। नए नियम में जवाबदेही में सुधार करेंगे, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर करेगा जो उस सामग्री को ट्रैक करेगा जो कि एक रिसाइकलर द्वारा दावा किए गए आउटपुट के साथ रिसाइकलिंग के लिए की गई थी, जब उन्होंने जीएसटी इनपुट क्रेडिट का दावा किया था। तो वर्तमान में पूरी प्रणाली पुनर्चक्रण के लिए पारिश्रमिक नहीं है, जो वास्तव में पुनर्चक्रण का कार्य करते हैं, और यह मौजूदा प्रणाली उन्हें एक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो कचरे को इकट्ठा और पुनर्चक्रित करेगी। पीआरओ द्वारा प्रतिबंधित वर्तमान प्रणाली हमेशा विश्वसनीय नहीं होती, क्योंकि डबल काउंटिंग के कई उदाहरण हैं। सीपीसीबी अभी भी ऐसी प्रणाली का परीक्षण कर रहा है, हालांकि सभी इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अनौपचारिक चैनलों से औपचारिक चैनलों तक ले जाने की समस्या को स्वचालित रूप से हल नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तावित नियमों ने ई कचरे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी माल के उत्पादकों से रिसाइकल करने वालों पर स्थानांतरित कर दी है। पूरे भारत में बहुत कम पुनर्चक्रणकर्ता थे और बड़े शहरों में प्रमुख थे। विघटनकर्ताओं की अनुपस्थिति में माल को अब पुनर्नवीकरण करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। दोस्तों, नए उद्योग नए नियमों को लेकर चिंतित क्यों है? ऐसे में इन नए नियमों से तो ईपीआर की प्रस्तावित परिभाषा के तहत ब्रांड अब ई कचरे के संग्रह के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, और यह दिखाने के लिए कि वे नियमों के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं, तो रिसाइकलर या पुनर्चक्रण से प्रमाण पत्र खरीद सकते हैं। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से ईपीआर की भावना के खिलाफ है। यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के विचार के साथ जुड़ी हुई है। अगर ब्रांड अपने कचरे को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो वे ऐसे उत्पादों को आजमाने और डिजाइन करने की संभावना बनाए रखेंगे जिन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके या फिर इससे कम वेस्ट निकले। तो दोस्तों, चिंता है कि चूंकि ब्रांड अब टेक बैक सिस्टम के लिए जिम्मेदार नहीं है, कलेक्शन की जिम्मेदारी रिसाइकलर की होगी। साथ ही ईपीआर की अवधारणा सिर्फ रिसाइकलर से प्रमाण पत्र खरीदने के लिए कम कर दी गई है। और चिंता इस बात को लेकर भी है, जब कलेक्शन और डिसमेल्टिंग की बात आती है तो नियम रिसाइकलर को अनौपचारिक क्षेत्र के साथ आगे जुड़ने के लिए सक्षम बना रहे हैं। मौजूदा ढांचे में पीआरओ को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि रिसाइकलर वास्तव में रिसाइकलिंग कर रहा है और सिस्टम के भीतर कचरे को फिर से प्रसारित तो नहीं कर रहा है। अब इसका पूरा बोझ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर होगा, जिनके पास बैंडविड्थ नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे अंडर हैंड पेपर ट्रेडिंग होती है, और एक बार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद चेक और बैलेंस का हिसाब कौन देगा? अगर रिसाइकलर असली नहीं है तो ब्रांड इससे अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, क्योंकि यह जांचना सरकार का काम होगा। तो दोस्तों, प्रमाण पत्रों की कीमत और उपलब्धता, जो कि रिसाइकलर की क्षमता पर आधारित होने की संभावना है, बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकता है। रिसाइकल करने वाले उत्पाद के प्रकारों में वृद्धि ई कचरे को संसाधित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता के लिए भी एक समस्या हो सकती है। दोस्तों, प्रोडक्ट के टाइप और कैटेगरी में भारी उछाल सिर्फ रिसाइकलिंग को इतना मुश्किल बना देगा, क्योंकि अभी तक क्या था, 21 तरह के उत्पादों को रिसाइकिल करना एक चुनौती था, लेकिन अब क्या हो गया, 4 गुना अधिक, यानी 95 कर दिया गया है वस्तुओं को। तो इस तरह से यह व्यवस्था पर पड़ने वाला भार, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, यह समस्या उत्पन्न कर देगा। यही कारण है कि उद्योग नए नियमों को लेकर के काफी चिंतित हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर, यानी सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप के अंतर्गत ही डाल सकते हैं, एक्टिविस्ट प्रेस फॉर न्यू एंटी ट्रैफिकिंग बिल।
दोस्तों, मानवाधिकार कार्यकर्ता न्यू ट्रैफिकिंग बिल के लिए दबाव डाल रहे हैं और इस बार के मानसून सत्र में इसे पारित कराने की बात की जा रही है। क्योंकि इसे 2018 में लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन 2019 में कार्यकाल समाप्त हो जाने की वजह से यह, चूंकि लोकसभा में पारित था, इसलिए यह निरस्त हो गया। अब इसे मानसून सत्र में करना आवश्यक है। क्योंकि भारत में बच्चों की असुरक्षा बढ़ती जा रही है। मीडिया में हर दिन बच्चों के यौन शोषण की बातें आप लोग सुनते होंगे, बलात्कार की बातें सुनते होंगे, गुमशुदगी, दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग की जाती है, ढेर सारी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। और इस समय बड़े पैमाने पर बच्चों की ट्रैफिकिंग की जा रही है। बाल मजदूरी उनसे कराई जाती है, भिक्षावृत्ति कराई जाती है, देह व्यापार, ड्रग पैडलिंग में भी उनका प्रयोग किया जाता है, जबरिया विवाह करा दिया जाता है, उनको हार्मोनल इंजेक्शन दे करके उन्हें जल्दी से डेवलप करने का कार्य किया जाता है। तो व्यक्तियों की तस्करी से निपटने के लिए और कड़े कानूनों की सख्त जरूरत है। और यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्तियों की तस्करी विधेयक 2022 को संसद के मानसून सत्र के लिए व्यवसायों को सूची में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, बिल के पेश हो जाने के बाद महिलाओं व बच्चों की तस्करी को रोकने और उससे निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकेंगे। और इस बार की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। इस तरह से 2022 को संसद में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस बिल 2021 ट्रैफिकिंग से संबंधित विभिन्न अपराधों के रोकथाम को सक्षम बनाएगा। और यह बिल विभिन्न अपराधों को शामिल करते हुए इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देता है। और यह कानून ट्रैफिकिंग जैसे संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संस्थागत ढांचे के निर्माण में मदद करेगा। तो दोस्तों, इसमें जो है यह कानून ट्रैफिकिंग की रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास और संरक्षण को सुनिश्चित करता है। और इस बिल के पास हो जाने से महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, इसमें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है, जिसे 10 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसमें पहली बार बच्चों और महिलाओं के अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। यानी नया विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को महिलाओं और बच्चों के अलावा तस्करी वाले व्यक्तियों की सूची में जोड़ता है। और यह इस प्रावधान को भी समाप्त करता है कि पीड़ित के रूप में परिभाषित करने के लिए पीड़ित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, नया विधेयक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों के दायरे का विस्तार करता है। नया विधेयक मानव तस्करी विधेयक 2018 के बाद के संशोधन की एक लंबी प्रक्रिया के बाद आया है। जैसा कि मैंने बताया था कि यह बिल 2019 में समाप्त हो गया था। दोस्तों, एनआईए के संबंध में बिल में यह कहा गया है कि यह अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों सहित तस्करी के सभी मामलों से निपटेगा। दोस्तों, वहीं पूर्व पुलिस महानिदेशक पीएम नायर का कहना है कि एनआईए की शक्तियों के दायरे का विस्तार स्वागत योग्य है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर जो बना हुआ है वह है पुनर्वास की कमी, जो कि उनकी छूट से परे है। उन्होंने ये भी कहा कि एनआईए एक जांच संस्था है, इसमें पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। एक समन्वित एवं राज्य स्तरीय पुनर्वास प्रणाली की आवश्यकता है जो बचाए गए लोगों को समायोजित कर सके, जिसकी निगरानी एनआईए कर सकती है। पीएम नायर ने सरकार को जमीनी स्तर की मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नायर ने सुझाव देते हुए ये भी कहा कि एनआईए के साथ एक समर्पित विंग की स्थापना की जानी चाहिए, जो विशेष अपराध शाखा के समान विशेष रूप से मानव तस्करी के मामलों को देखे। उन्होंने विधेयक में भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को शामिल करने की सराहना करते हुए कहा कि इससे अधिक समन्वय में मदद मिलेगी, क्योंकि आम कानून होगा जिसकी अधिक उपयोगिता होगी। दोस्तों, जिला स्तर पर जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी मानव तस्करी की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय जांच और समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। और एक बार कानून बन जाने के बाद केंद्र इस कानून के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति को अधिसूचित और स्थापित करेगा। और इस समिति में तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव सह अध्यक्ष होंगे। कानून को धरातल पर उतारने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मानव तस्करी विरोधी समितियों का भी गठन किया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि 7 साल से 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है
इस तरह से यानी यह जो कह सकते हैं मानव तस्करों को कम से कम सजा यानी 7 साल तक तो दी जाएगी, लेकिन 10 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है और दोषी पर कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है। अवैध व्यापार के गंभीर रूपों के रूप में वर्गीकृत अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है और दोस्तों इसके लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता चाहते हैं कि यह बिल जल्द से जल्द पारित हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 8 पर। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे के अंतर्गत डाल सकते हैं। स्पीड अप रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल सेज पीएम, यानी प्रधानमंत्री का कहना है कि विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाया जाए। न्याय के लिए केवल कुछ ही अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, बहुसंख्यक खामोशी से पीड़ित हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह कहना है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने न्याय की सुगमता को जीवन की सुगमता जितना महत्वपूर्ण बताते हुए न्यायपालिका से यह अनुरोध किया है कि विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए। और दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी यहां अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक में कानूनी सहायता प्रदान करके विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। और दोस्तों 15 अगस्त को या उससे पहले विचाराधीन कैदियों की अधिकतम संख्या को रिहा करने के लिए उद्देश्य से साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 में प्रकाशित प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 4,88,511 जो है जेल कैदी थे, जिनमें से 76% या 3,71,848 विचाराधीन कैदी हैं, तो इन्हें तुरंत रिहाई की आवश्यकता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है? तो एनसीआरबी की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में की गई थी। नई दिल्ली में स्थित इस ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य है कि भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्त करना है और यह ब्यूरो देश भर में अपराधी सूचना प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एवं जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में 762 सर्वर आधारित कंप्यूटर सिस्टम स्थापित कर चुका है। वर्ष 2009 से यह अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम योजना की देखरेख, समन्वय तथा लागू करने का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि विचाराधीन कैदियों को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत की न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की और कहा है कि न्यायिक प्रणाली तक पहुंच किसी भी समाज के लिए न्याय प्रदान करने के समान ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस तरह से यह भी लेख छोटा था लेकिन महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 11 पर आया हुआ है, इसको पर्यावरण संरक्षण से डाल सकते हैं थर्ड पेपर के अंतर्गत, यानी आक्रामक प्रजातियों से दुनिया की अर्थव्यवस्था में सेंध। तो अध्ययन यही कहता है कि इन्होंने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। तो वह कौन है? तो अध्ययन के अनुसार 2 आक्रामक प्रजातियां अमेरिकन बुलफ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक ने फसलों को खराब कर बिजली कटौती की समस्या पैदा कर दी और 1986 से 2020 के बीच दुनिया को अनुमानित $16 बिलियन यानी 1.2 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों दुनिया भर में आक्रामक कीटों से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन करने वाले वैज्ञानिकों ने यही पाया है दोस्तों, अकेले सांप ने $10.3 बिलियन का नुकसान किया है। यानी शोधकर्ताओं के अनुसार अकेले ब्राउन ट्री स्नेक के कारण कुल $10.3 बिलियन का नुकसान हुआ है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने ट्री स्नेक को बोइगा इरेगुलारिस भी कहा जाता है। उन्होंने ये बताया है ये सांप गुआम और मारियाना यानी मैरियाना द्वीप सुना होगा, प्रशांत द्वीपों पर अनियंत्रित रूप से कई गुना बढ़ गए हैं। दोस्तों गुआम में इस सांप की विशाल आबादी बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का कारण बनती है, क्योंकि वे बिजली के तारों पर फिसलते हैं और नुकसान का कारण बनते हैं। एक अनुमान के अनुसार गुआम के जंगल में प्रति एकड़ 20 सांप पाए जाते हैं। दोस्तों यूरोप भी सबसे अधिक परेशान है। दुनिया भर में आक्रामक कीटों से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि अमेरिकी वुलफ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक ये दोनों प्रजातियां किसी भी अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक नुकसान के लिए जवाबदेह हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित शोध के मुताबिक भूरे और हरे रंग के मेढक को लिथोबेटस कैट्सबियनस
के रूप में जाना जाता है। इनका वजन 2 पाउंड से अधिक हो सकता है। यूरोप में इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा गया है। और दोस्तों, ब्राउन ट्री स्नेक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसैनिक गलती से इसे लेकर आ गए थे और उन्होंने बताया कि कभी कभी इन सांपों की आबादी इतनी बढ़ जाती है कि यह बिजली के उपकरणों पर रेंग कर बिजली तक गुल कर देते हैं। यहाँ सांपों की मौजूदगी आबादी बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का कारण बनती है, क्योंकि यह बिजली के तारों पर फिसलते हैं और महंगी क्षति का कारण बनते हैं। तो प्रशांत द्वीप पर 2 मिलियन से अधिक ब्राउन ट्री स्नेक की आबादी है और यह ब्राउन ट्री स्नेक इस द्वीप के पारिस्थितिक तंत्र पर भी असर डालते हैं। इनकी वजह से देसी जानवरों और जीवों के विलुप्त होने का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। धन शोधन निवारण अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कड़े प्रावधानों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करने में विफल रहा है। क्या आप सहमत हैं? न्यायोचित सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों को बरकरार रखा है। तो इस खबर को, यानी हाल ही में यह चर्चा में रहा, इसको बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और यह एक्ट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, और इस तरह से आपको इसमें अपना व्यू देते हुए अंत में संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचना है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ई कचरा नियम 2016 पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी इस नियम के बारे में आपको पता ही होगा और परीक्षण कीजिए कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित नियमों से हजारों लोगों की आजीविका को कैसे। तो यह जो नया नियम आया है, नया कचरा मसौदा, पहले तो आपको इसको बताना है, और नए ई कचरा मसौदा नियम जिसमें मैंने पॉइंट्स बताए हैं, और उद्योग नए नियमों को लेकर क्यों चिंतित है, इसको बताते हुए आपको अंत में संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।